सुनीता, हिंदी शिक्षिका, सेंट जोसेफ स्कूल पढ़लगंज, आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अत्यधिक ठंड के कारण श्रीमान जिलाधिकारी के निर्देशानुसार आपकी कक्षाएं सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन कक्षा आरंभ की गई है ताकि आपका पठन पाठन सुचारू रूप से चलता रहे। तो आप सभी घर पर रहकर ठंड से बचते हुए अपने पठन पाठन की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखिए ताकि आगे की परीक्षा में आप और बेहतर कर सकें। तो चलिए आज की कक्षा अब हम लोग आरंभ करते हैं। बच्चों, आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है? आरंभ इसका मतलब होता है कि हम किसी कार्य का आरंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, और प्रारंभ का मतलब कि हम कोई कार्य कर चुके हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग अभी नई शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग आरंभ कहेंगे। तो आज हम सब पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कक्षा 9 के पाठ 13 ग्राम श्री नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। प्रकरण हमारा क्या है? ग्राम श्री। ग्राम श्री का क्या मतलब है? ग्रामीण क्षेत्र, गांव के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग कविता के संदर्भ को जानेंगे, इसके बाद उस कविता में क्या बताया गया है उसके प्रसंग को देखेंगे, फिर कविता पढ़कर उसकी व्याख्या करेंगे। आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 13 ग्राम श्री नामक कविता से लिया गया है और इसके रचयिता छायावादी कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ये एक कविता है, इसलिए इसमें हम कवि लिखेंगे। कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी ये एक छायावादी कवि हैं। तो कहानी को हम लोग गद्यांश बोलते हैं और जो कविता होती है उसको पद्यांश बोलते हैं। कहानी में जो कहानी को लिखता है उसको लेखक या लेखिका कहते हैं, और जो पद्यांश कविता को लिखता है उसको कवि और कवयित्री बोलते हैं, और रचयिता और रचयित्री बोलते हैं। तो चलिए, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित ये ग्राम श्री नामक कविता है, और इसके प्रसंग में देखिए, इन पंक्तियों में गांव की संस्कृति, फसल की संस्कृति है, इसका अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। इसमें फसलों की हरियाली के बारे में, प्रकृति का जो परिवेश है उसका वर्णन करते हुए कवि ने कहा है। अब हम लोग कविता पढ़ेंगे। फैली खेतों में दूर तलक मखमल कोमल की हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तल पर हिर हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिन्ह निर्मल नील फलक। तो देखिए बच्चों, इसमें बताया गया है
कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। गांव की जो फसल है उसकी हरियाली के बारे में बताया गया है कि फसलों की मखमली कोमल हरियाली, जो हरी फसल है उसको मखमल मान लिया गया है और बताया गया है कि फसलों की मखमली कोमल हरियाली खेतों में दूर दूर तक फैली हुई है, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। रवि इसका अर्थ होता है सूरज। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि सूरज की किरणें उससे ऐसी लिपट गई हैं जैसे उस हरियाली पर चांदी की सफेद जाली लपेट दी गई हो। फिर से देखिए, फसलों की मखमली कोमल हरियाली खेतों में दूर दूर तक फैली हुई है और ऐसा लगता है कि सूरज की किरणें उससे ऐसे लपट गई हैं जैसे सफेद चांदी की जाली उस पर बिछा दी गई हो। तिनकों के हरे हरे तल पर हरित रुधिर है रहा छलक। रुधिर किसको कहते हैं? रक्त को, खून को। और तिनको को यहाँ कवि ने नस मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार ही होगा। तिनको मतलब जो पतली पतली डालियां होती है, तिनको का मतलब तिनको के हरे हरे तन पर हरित रुधिर है रहा झलक। इसमें हरे तिनको में हरियाली, हरे तिनको में हरियाली इस प्रकार समा गई है जैसे नसों में बहता हुआ खून हो। इसमें नसों, तिनको की तुलना नस से की जा रही है, अर्थात इसमें प्रकृति की जो तुलना है वो मानव से की जा रही है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। फिर से देखिए, तिनको के हरे हरे तन पर हरित रुधिर है रहा झलक। कहने का मतलब ऐसे हरे तिनको में हरियाली इस प्रकार समा गई है जैसे नसों में बहता हुआ खून हो। आगे देखिए, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। श्यामल मतलब सांवला, भूतल पृथ्वी, नभ आकाश, निर्मल नील फलक। आकाश नीले रंग का होता है, तो देखिए इसका अर्थ होगा फसलों की जो हरियाली है वो सांवली धरती के ऊपर, फसलों की जो हरियाली है वो सांवली धरती के ऊपर विशाल आकाश का, जो कि कभी धूमिल पड़ने वाला नहीं है, वहां नीला आकाश मानो ऐसे झुका हुआ है नीचे जैसे वो धरती को छू लेना चाहता है। इस लाइन को फिर से देखिए, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। इसमें कवि ने कहा है कि फसलों की जो हरियाली है वो सांवली धरती को कभी धूमिल न पड़ने वाला जैसे नीला आकाश है, मानो उस धरती को नीचे झुककर छू लेना चाहता है। आकाश जो है वो नीचे आकर फसलों की जो हरियाली है उससे भूतल को ढक लिया है, वो पृथ्वी को छू लेना चाहता है। आ गया समझ में? एक बार फिर से देखिए इसके अर्थ को। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनको के हरे हरे तन पर हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। इसमें कवि ने कहा है कि फसलों की मखमली कोमल हरियाली दूर दूर तक खेतों में फैली हुई है और सूरज की किरणें उससे ऐसी लिपटी हुई है जैसे उस हरियाली पर चांदी की कोई सफेद जाली बिछा दी गई हो। और कवि
तिनकों को हरे शरीर वाला मानता है। शरीर में पतली पतली नसें होती हैं, तो इसलिए जो पेड़ के तिनके होते हैं, वृक्ष के तिनके, तो इसमें कवि ने कहा है कि तिनकों को हरे तन वाला कवि मानता है। ऐसे हरे तिनकों में हरियाली इस प्रकार समा गई है जैसे नसों में बहता हुआ खून हो। अतः इसमें मानवीकरण अलंकार है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभका चिर निर्मल नील फलक, इसमें फसलों की जो हरियाली है वो सांवली धरती पर इस प्रकार छाई हुई है जो कि कभी भी आकाश को धूमिल नहीं होने देगा, और वो नीला आकाश मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो नीचे झुककर पृथ्वी को छूना चाहता है। तो बच्चों, इसमें ग्रामीण प्रकृति का एक संपूर्ण एवं सजीव वर्णन किया गया है। ठीक है, अब दूसरा पैराग्राफ देखिए। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिड़िया है शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। तो संदर्भ तो वही होगा, इसमें प्रसंग बदल दिया है। इस वाली लाइन में कवि ने फसलों में लग रही जो बालियां हैं, सरसों के जो पीले फूल हैं और जो तीसी है, अलसी के नीले फूल हैं, उनका सौंदर्य वर्णन किया है। तो इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि जब फसलों में हरी बालियां हैं, सरसों में पीले फूल खिले हैं, अलसी के नीले फूल छाए हुए हैं, तो यह प्राकृतिक शोभा अत्यधिक सुशोभित कर रही है। अब इसकी व्याख्या देखिए। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, कहने का मतलब गेहूं और जौ में, गेहूं और जौ तो आप लोग जानते होंगे, गेहूं और जौ में जो नई नई बालियां निकली हुई हैं, अरहर और सनई की पकी फसलों में जो फलियों के बीच से हवा हिल रही है तेजी से, वो गोल गोल सुनहरे दाने हैं। कहने का मतलब गेहूं और जौ में नई नई बालियां निकली हुई हैं, अरहर और सनई की जो पकी हुई फसलें हैं उसमें जो दाने लगे हुए हैं वो गोल गोल सुनहरे दाने हैं, और उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। इसमें कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है कि फूली सरसों का पीला रंग, आप सब ने खेतों में देखा होगा कि सरसों का जो पीला पीला फूल खिला हुआ होता है, तो ये प्राकृतिक दृश्य कितना सुहावना लगता है। तो फूली सरसों का पीला रंग और उसके फूलों से हवा में जो बिखरती हुई तैलीय सुगंध है, वो हरी हरी धरती से निकलने वाले नीले फूल सिर पर सजाए हुए हैं, नीले अलसी के तीसी के छोटे छोटे फूल हैं, ऐसा लगता है कि मानो वो सिर पर सुशोभित हो रहे हैं। तो इन सब का सौंदर्य ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो धरती रोमांचित हो रही है, वह प्रसन्नता से भर गई है। एक बार फिर से देखिए। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिड़ियां है शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध पीली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। इसमें कवि ने फसलों में जब नई नई बालियां निकलती हैं, सरसों के पीले फूल निकलते हैं
नीले फूल निकलते हैं, इन सब के सौंदर्य का वर्णन किया है और इसकी प्राकृतिक शोभा के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि गेहूं और जौ में नई नई बालियां निकल रही है, अरहर और सनई की जो पकी फसलों में फलियों के बीच से जो हवा बह रही है, उससे जो गोल गोल सुनहरे दाने हैं वो बज उठ रहे हैं। फूली सरसों का पीला रंग, सरसों के फूल का जो पीला रंग है, उन फूलों के बीच से हवा इस तरह से बिखर कर अपना तैलीय सुगंध, सरसों का जो फूल होता है, सरसों से ही तो तेल बनता है, तो उससे सरसों के फूल से एक तैलीय पदार्थ निकलता है जिसकी जो सुगंध होती है वो बहुत ही तैलीय, थोड़ा तैलीय मतलब थोड़ा सा वो उसकी सुगंध जो है भीनी भीनी हल्की हल्की होती है। तो इसमें कवि ने बताया है कि सरसों का पीला रंग फूला हुआ है और उसके फूलों के हवा के बीच से बिखरती तैली सुगंध है, जो हरी हरी धरती से निकलने वाले जो नीले फूल हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो उस पर मुकुट के समान वो फूल छोटे छोटे सजे हुए हैं। इन सब का रोमांचित वर्णन किया है और इस प्रकार धरती के बारे में बताया है कि धरती जो है वो प्रसन्नता से भर गई है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार, ठीक है। और जो पहली पंक्ति पढ़ाई गई थी उन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का वर्णन है और इसमें अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास अलंकार आप लोग जानते हैं, वर्णों की आवृत्ति होना, और इसमें भाषा जो है वो सरल और सुबोध है, आप सभी को समझ में आ गई होगी। और वसुधा और तीसी, वसुधा पृथ्वी और तीसी क्या होता है, तीसी के लड्डू भी बनते हैं। इन सब में भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। और पीली पीली दो बार आया है, इसके बीच में योजक चिन्ह है, तो पीली पीली मतलब ये पुनरुक्ति अलंकार है। अलंकार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ मुख्य अलंकारों का प्रयोग किया गया है, उन्हें ही आपको पढ़ना है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह कविता आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप सब इस वीडियो को बार बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और नोट्स भेजा जाएगा PDF के माध्यम से, उसे आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए अब बस इतना ही, फिर मिलते हैं